हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इन जो एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी, इसको हम कंटिन्यू करें। आज जो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे प्राकृतिक जो वन संसाधन होते हैं और वहाँ जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए तो जनरली इस हिसाब से आप समझिए कि कोई नेचुरली प्राकृतिक रूप से मतलब उगा हुआ प्लांट या फिर इस तरह के पेड़ पौधे जो जंगल है उसमें कोई मानव का जो कि रोल नहीं है, उसमें मतलब ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। वो ऑटोमेटिक और नेचुरल उसको इन्वायरमेंट मिलता है, उस आधार पे उसका ग्रोथ होता है। तो एनसीईआरटी जनरली एक तरह से बेसिक टेक्स्ट बुक ये होती है जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक तरह का आप बता सकते हैं कि अमृत होता है। अमृत इन द कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम उतने फोकस्ड नहीं होते हैं कि हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। तो एनसीईआरटी इसलिए रेफरेंस में बोली जाती है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं ना, तो उसको हमें जीरो से शुरू करना चाहिए और हमें सबसे पहले हमारा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जब हमारा बिल्ड होगा, जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब बनेगा, तब जा कर के हम सारी चीज़ों को और आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो एक एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए लोग मतलब इस तरह का हेजिटेशन होता है कि भाई हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और इस छोटे लेवल की बुक्स को क्यों पढ़ें। थोड़ा सा होता है कि भाई आईएएस की तैयारी तो एक अलग तरीके का भौकाल होता है ना। तो उसमें होता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है ऐसे। अब पता चला 25 पेज की जो एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, तो एक इम्बर्स जैसी कुछ चीज़ें फील होती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, घर से आए हैं, इतना पैसा लगा है क्या। देखिए, बिल्कुल आपको ये हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन ये आपको 1 महीने 2 महीने हेजिटेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इसको नहीं हेजिटेट करके आगे निकलेंगे, तो क्योंकि आगे चल करके आपको और भी ह्यूमिलिएशन, ठीक है, आपका जो है कि शोषण या इस तरह के समाज में सफ़र करना पड़ेगा, जब आप और अच्छे से चीज़ों को एडवांस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। तो उससे अच्छा कि 2 साल के बाद आप किसी समाज से आप बेइज्जत महसूस करिए। इससे अच्छा है कि आप शुरू के 2 महीने 3 महीने खुद से अपने आप को मत चुराइए और उसका जो कि स्टडी करिए रूम में बंद होकर के। और मैक्सिमम अगर आप 4 महीने एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, क्लास 6 से लेकर के, अगर मैं बात करूँ 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की सभी एनसीईआरटी, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड है, अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता 3 से जो है कि 4 महीने से ज़्यादा लगेगा एनसीईआरटी। उसके बाद जब आप 11th एंड 12th लेवल पे जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको ना एक अलग तरीके की रियलाइज होगा कि नहीं, मैंने जो किया 4 महीने 3 महीने वो सही किया। क्यों? क्योंकि जब ये 11th 12th के लेवल पे जाएंगे 2 महीने के लिए, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी हमने किया। तो आपको आते आते मतलब 6 महीने में, 6 मंथ के अंदर ही आपका जितना भी हेजिटेशन है वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? जब आप उठाएंगे, मान लीजिए कि रमेश सिंह उठा लिए, ठीक है, रमेश सिंह उठा लिए इकोनॉमिक्स की। फिर आपको हिस्ट्री की बुक आ गई, रोमिला थापर की उठा लिए, या फिर श्याम शरण की उठा लिए, या फिर मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की उठा लिए। आपको समझ में आ रहा है, तो आपको मजा आएगा 6 महीने के बाद कि नहीं, मैंने जो वो चीज़ किया था ना 6 महीने रूम में बंद करके, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। तो आप उस चीज़ को ना इग्नोर नहीं करिएगा। फिर इग्नोर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 1 साल आपका होता है, 1 ईयर अगर आपका कंप्लीट होता है, तो आप फिर पता है क्या करेंगे। अब ऑटोमेटिक बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच के आप कहेंगे, अरे यार ऐसा है ना कि 1 महीने का हम शेड्यूल बनाते हैं अपना, जो हमारा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी है सिलेक्टेड, ठीक है, जो सिलेक्टेड एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए कि हमें ज्योग्राफी की है, तो ज्योग्राफी की हमें जो है कि 6 की भी पढ़नी है, 7th की भी पढ़नी है, ठीक है। फिर बाद में आगे चल करके 11 12 की ये एनसीईआरटी हो गई। फिर हिस्ट्री के लिए है तो हम कहेंगे अच्छा चलिए छोटी क्लास की छोड़ देते हैं और हम 11 12 की पढ़ लेते हैं, जियोग्राफी पढ़ें, फिर इकोनॉमिक्स। तो हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे तो हमें हेजिटेट नहीं होगी, और क्योंकि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा कि आपका सारा हेजिटेशन और ख़त्म होगा, और आप एक लेवल पे आएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। जब समझने लगेंगे तो आप समझिए कि बेटर है। तो यहाँ पे जो मेरी एनसीईआरटी क्लास चलाने का ऑब्जेक्टिव ये है ना, कि थोड़ा थोड़ा वर्कलोड आपको दिया जाए।
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा डोज दूंगा, फिर उसके बाद जब हम 11th 12th की जब ये स्टडी करेंगे एनसीईआरटी, तो उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे। सपोज करिए कि हम जैसे कहें कि नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक जो वन है, वेजिटेशन या फिर ऐसा जो है, तो आपको रियलाइज ये होना चाहिए कि जनरली ये किस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है, मैं कह दिया कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, तो आप एक दिमाग में आएगा ना कि क्या उसके विकास में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मानव का हस्तक्षेप, या फिर जब वो विकास करके एक मेच्योर पे गया है तब उसमें जो है कि है ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ही ये हो गया कि शुरू से इसका जन्म से लेकर के, मैं यहाँ पे नया पेज ले रहा हूँ, जन्म से लेकर के, ठीक है, बर्थ से लेकर के, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जन्म, ठीक है, जन्म से लेकर के इनका मेच्योर होना, ठीक है, मेच्योर होना मतलब एकदम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिपक्व, परिपक्व, ठीक है, परिपक्व। तो यहां तक होने तक इसमें मानव का, ठीक है, ह्यूमन का, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन, या हिंदी में बोल सकते हैं मानव, ठीक है, मानव का कोई इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता, ऑटोमेटिक ग्रोथ करते हैं, उगते हैं और जो कि वो करते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो परिपक्व या जो मेच्योर है, इनकी डेथ भी तो निश्चित है। किसी भी चीज को देख लीजिए, परमानेंट नहीं होता है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये इसका परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम है ये। जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक रहता है, और पीपल को हम जो जल देते हैं, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मिथ या आस्था की बात कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि हम पीपल को जल देते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्यों देते हैं, बस हमें एक अपनी आस्था है, ठीक है। लेकिन जो साइंस के हिसाब से ये बोला जाता है कि जो पीपल होता है, पीपल बहुत लंबी उम्र होती है उसकी। अभी मत समझिए कि हम अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पीपल एक ऐसा प्लांट है, ट्री है आपका, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ द क्लाइमेट वेजिटेशन में मिलता है, हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल। तो जो पीपल होता है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन है, और इसका जो जल देना, क्या करना, लंबी उम्र की उसकी प्रार्थना करा या लंबी उम्र का होता है। तो ये जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनमें से ये पीपल ऐसा है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अपने इनहेल करता है। हम जानते हैं ना कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के रूप में कंज्यूम करते हैं, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, प्लांट क्या रिलीज करते हैं, क्या उत्पादन क्या करते हैं, या फिर अपनी जो भोजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, फिर उसके रिटर्न में क्या देते हैं, तो वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किए और ऑक्सीजन को जो कि रिलीज किए। तो जब ये रिलीज करते हैं तो उनमें से जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना, ये पीपल होता है, ठीक है। और साइंस यही कहता है कि हम उसको जल देते हैं और उसको जो कि लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें वो एक क्लीन, साफ सुथरा पर्यावरण या इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो मिथ की बात है या फिर जो साइंस की बात है, चाहे जो समझ लीजिए। बट यहाँ पे जो मेरा मतलब पढ़ने पढ़ाने का है कि कोई भी चीज एक समय के बाद जन्म होगा उसका, फिर कहीं ना कहीं उसकी एक परिपक्व होगा, और कहीं ना कहीं जाकर वो डेथ होगा। तो डेथ होने का मतलब किसी चीज का यही नहीं है, किसी बाहरी या इन्वेजिव, ठीक है, इन्वेजिव, इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि विदेश से कोई आई हुई जाति प्रणाली, जिसको विदेशी स्पीसीज बोल सकते हो, और भी लेमन 10 में। तो उसमें ये नहीं कि डेथ में केवल केवल किसी सेकेंड व्यक्ति का जो कि रोल है, वो ऑटोमेटिक भी होते हैं। आप देखेंगे जंगल में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल
फॉरेस्ट वाइल्ड हो जाता है, मतलब जंगल में आग लग जाना होता है। ठीक है, नेचुरली होता है, आप देखते होंगे कैलिफोर्निया, ब्राजील, हालांकि एक दो बार इंडिया में भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कुछ ऐसी प्लांट होते हैं कि वो अपने आप में जब रगड़ होती है तो वो मतलब इस तरह से चिंगारी निकलती है उनमें, तो वो एक तरह से बोल सकते हो जब फ्रिक्शन हवा होती है, पेड़ अपने में लड़ते हैं तो वो आग निकलती है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है बर्थ प्लेस पे कि जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उनके जन्म, मेच्योर, डेथ तक ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। बट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की विका, जो जनसंख्या की वृद्धि होना और पेड़ पौधों का कम होना भी एक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बात किया कि जो एक नेचुरल वेजिटेशन होता है वो नेचुरली डिस्कवर, प्राकृतिक रूप से जो है कि वो डेवलप होता है। अब देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि जो नेचुरल प्लांट या वेजिटेशन जो से प्लांट होते हैं, प्लांट में जैसे मान लीजिए कि जो ट्री है, ग्रास है, जैसे होता है ना कि भाई आप प्लांट में या फिर नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेशन, तो इसमें ऐसा नहीं केवल आप प्लांट एक बोल दीजिए, प्लांट कोई एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, मैं हमेशा प्लांट वर्ड को यूज कर रहा हूं। तो इसमें आपका देखिए ट्री भी आ जाते हैं, ट्री के जो पौधे लंबे होते हैं ना, लंबे होते हैं जो जमीन से ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद आपकी ग्रॉस आ जाती है, ग्रास, ग्रॉस नहीं है, ग्रास है जिसको घास बोलते हैं, ठीक है, ये घास जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद ट्री, ट्री, हाँ हाँ, ठीक है, तो इसमें जो कि पौधे होते हैं ट्री को, ठीक है, पौधे होते हैं। फिर उसके बाद शर्ब होते हैं, शर्ब मतलब आप समझ सकते हैं, शर्ब इन द सेंस ऐसा चीज, जैसे मान लीजिए कि आपसे जैसे आप रेगिस्तान में चले जाइए, रेगिस्तान में जब जाएंगे तो आपको एक अलग तरीके की जो है कि पेड़ की वैरायटी मिलेगी, जैसे नागफनी होती है, ठीक है, नागफनी होती है, उसमें पत्ते नहीं होते हैं, उसमें कांटे लगे होते हैं। बबूल का होता है, बबूल के बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कांटे होते हैं। फिर ऐसे महोगनी भी ऐसे कुछ छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे एलोवेरा होता है। ये जो प्लांट है शर्ब टाइप में, मतलब ये होता है ना तो प्लांट होते हैं और ना ही ग्रास होती है, ना ही ये जो कि पौधे होते हैं और ना ही घास होते हैं, ये बीच के होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जितने भी तरह के, आप यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा गलत नहीं होगा, हालांकि इसमें उस हिसाब से नहीं दिया गया, बट आपको आइडेंटिफाई मैं करवाऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है मैं। तो इसमें जो है जनरली कि जैसे मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में जाइएगा तो एक अलग तरीके की आपका वहाँ को पौधा देखने को मिलेगा। आप पहाड़ पे चले जाइए, वहाँ पे एक अलग तरीके का जो कि पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। आप मैदानी क्षेत्र में आ जाइए, आपको अलग तरीके का जो कि पेड़ पौधा मिलेगा। आप वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे पानी वगैरह, विटलैंड है जिसको गीली भूमि बोलते हैं, आर्द्र भूमि, सॉरी, कि आर्द्र भूमि या गीली भूमि दोनों सही है। ठीक है, तो इनमें क्या है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की प्लांट या वेजिटेशन मिलना क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि हर, जिस तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, वैसे वैसे जितने भी प्लांट होते हैं, जो नेचुरल प्लांट होते हैं, उनकी अपनी एक विशेषता और नेचुरल लाइफ या लाइफ स्टाइल होती है। उनमें ऐसा नहीं है कि आप इस हिसाब से बात करिए कि नहीं, ये पौधा है, पौधे को तो मैं उखाड़ करके ले जाऊंगा इस एरिया में लगा दूंगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी पौधे को उसके जो परंपरा यानी नेचुरल जो उसका क्लाइमेट है वहां से कहीं और ले जाएंगे, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। ये तो हो सकता है कि उसको और अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए और बहुत तेजी से बढ़े, और वहाँ की जो लोकल स्पीसीज, प्रजातियां हैं, उनको खत्म कर दे। या फिर दूसरा जो रिजल्ट होगा कि वो अपने आप को दूसरे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में सस्टेन ही ना कर पाए, सरवाइव ही ना कर पाए, और एक समय के बाद ऐसा आए कि खत्म हो जाए वो। जैसे लूसी मूवी है, उसमें कहता है किसी भी एनिमल, ह्यूमन
प्लांट्स चाहे जो कोई हो, अगर उसको एक पर्टिकुलर नेचुरल प्लेस से कहीं और लेकर के जाएंगे तो वहाँ दो कंडीशन होती हैं। अगर वो फेवरेबल होंगी, परिस्थिति उनके अनुसार होंगी, तो वो बहुत अच्छी फले फूलेंगी, बढ़ेंगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो खत्म होगा। सपोज करिए कि चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, चाहे उनकी ग्रोथ को ले लीजिए, चाहे सर्वाइवल, चाहे जैसे मान लीजिए कि एनिमल है, ह्यूमन है, तो उनके अंदर क्या है, फर्टिलिटी होगी। और जो प्लांट हैं, जो पौधे पेड़ हैं, उनके अंदर भी तो उनकी फर्टिलिटी, तभी 1 से 2 3 4 6 10 होंगे। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है हमारा, या जो नेचुरल वेजिटेशन या जो चीज़ें हैं, कि जो क्लाइमेट के हिसाब से जो प्लांट ने अपने आप को एडॉप्ट किया है या फिर वहाँ पे आया है, तो उसका वही होना चाहिए और उन्हीं के आधार पे चीज़ों को क्लासिफाई करना चाहिए। तो इसलिए ये भी सवाल आता है मित्रों यहाँ पे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है ये, ठीक है, इनके लिए क्या ये डिसाइड करता है कि ये आपका भारत में पाया जाएगा। अब भारत में उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा लेकिन राजस्थान में नहीं पाया। तो इनके लिए देखिए ना, दो पैरामीटर होते हैं दोस्तों, एकदम एक्सट्रीम पैरामीटर होते हैं, और हालांकि इनडायरेक्टली दो से ज्यादा होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं तापमान, तापमान बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल, जिसको वर्षा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वर्षा पानी और तापमान का, ठीक है, आप बोल सकते हो कि आप इस तरह से कि कहते हैं ना कि एकदम जन्म जन्म का साथ है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों एक दूसरे से एकदम घनघोर इनका रिलेशन। अब कैसे इनका रिलेशन, मैं अब इसको डिसाइड कर रहा हूं। अब यही आप समझेंगे तब आगे चल करके इसका डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, जहां टी से हम इंडिकेट करते हैं, हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, टी से हमारा टेम्परेचर होते हैं, और आर से हम जो है कि रेनफॉल, या फिर पी से प्रेटिसिपेशन, वर्षाकरण के रूप में आप कह सकते हो। तो टी से हमारा ये हो गया, और उसके बाद आर या पी, प्रेटिसिपेशन या रैन, इनका जो कि आप बोल सकते हो कि एक दूसरे से घनघोर रिश्ता है। जैसे तापमान जहां अधिक होगा और वहीं पे आपका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब ये हो गया, जो लिक्विड होती है, पानी, पानी 3 फॉर्म में होता है, ठीक है, वाटर 3 फॉर्म में होता है, हमें सभी को पता है। वाटर का 3 फॉर्म होता है, एक होता है सॉलिड, सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, और तीसरा गैस होता है, जिसको हम ठोस बोलते हैं, ठीक है, ठोस हिंदी में। और इसको इंग्लिश में लिक्विड को तरल बोलते हैं, ठीक है। और गैस को आप समझते हो, गैस हिंदी और अंग्रेजी दोनों शायद लगभग एक ही होती होगी, हमें जहां तक लग रहा है एक ही होता है, ठीक है, हाँ। अब दोनों तीनों, अब देखिए, अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है अब यहाँ पे, कि जब सॉलिड होता है तो इसका टेम्परेचर 0 होता है। अगर आपको लिक्विड में फॉर्म करना है तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब 0 से प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड से प्लस में जाना पड़ेगा। लेकिन गैस के लिए आपको तापमान और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लिक्विड हो, लिक्विड से गैस बनेगा। तो यही जो है तापमान जो है यहाँ पे, ये ज्यादा टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। मान लीजिए कि 0 डिग्री पे जो है कि आपका 0 सेंटीग्रेड पे जो है कि आपका पानी जो कि सॉलिड में है, तो अगर 0 से इसको लिक्विड करना है, लिक्विड करना है, तो आपको 1 सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड करना पड़ेगा, लिक्विड में हो जाएगा। और अगर आपको गैस में फॉर्म करना है
तो हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पे होता है, तो जब ये उबालता है फिर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ये भी चीज है कि ऐसा नहीं है कि वाष्प बनने के लिए यही जरूरी है कि आप इतने टेम्परेचर करिए। एक नॉर्मल पे होता है, इवापोरेट होता है। तो जब ये इवापोरेट होता है तो जो वाष्पीकरण होता है तो फिर इसका क्या होता है, जो वाटर वाटर साइकिल के बोलते हैं, तो ये करेगा कि इवापोरेट के गैस फॉर्म में चेंज होगा, और गैस फॉर्म में चेंज होने के पास हमारे एटमोस्फेयर में एट एटमोस्फेयर में चला जाता है। और एटमोस्फेयर में जाने के बाद फिर जब ऊंचाई पे जाता है तो हमें पता है 165 सेंटीग्रेड 165 मीटर पे जब हम वर्टिकल जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। और एक समय ऐसा आता है कि एटमॉस्फेयर में गई हुई वाष्प आपका लिक्विड में बदल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर गैस से आपका ये जाता है लिक्विड में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर लिक्विड से तरल से अगर गैस में आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस चीज को केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये। तो जब ये लिक्विड होता है, लिक्विड होने के बाद ये फिर कंडेंस होता है, मतलब संकुचित होता है, पानी सब इकट्ठा होने लगते हैं, और होने के बाद ये क्या होंगे, रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। मतलब वर्षा दो तरह की हो सकती है। यहाँ पे आप देखिएगा जो रेनफॉल है यहाँ पे दो तरह से हो सकती है। कैसे क्या, यहाँ पे ये हो सकता है कि एक तो आपका लिक्विड में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, लिक्विड का मतलब तरल, तरल जैसे मान लीजिए कि पानी गिर रहा, और दूसरा जो होता है सॉलिड में हो, सॉलिड मतलब स्नोफॉल, स्नोफॉल, स्नोफॉल का मतलब हो गया बर्फ का गिरना। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहां पे बर्फ की बारिश होती है, कभी कभी गांव वगैरह में भी बर्फ की बारिश हो। तो आपने कभी सोचा है कि ये बर्फ कहाँ से आते हैं? क्या आपको केटू और माउंट एवरेस्ट से बुलाया जाता है? तो आप समझिए, तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि चीजें कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे काम करती है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा रेनफॉल ज्यादा होगी, और ऐसा तो आपके दिमाग में आएगा सर रेगिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए जब आप एडवांस क्लास में जाएंगे तब उसको आप समझेंगे। केवल यही नहीं है कि तापमान बढ़े तो आपका रेनफॉल होनी चाहिए, तापमान है अगर ज़्यादा तो वहाँ पे पानी भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो, तो टेम्परेचर, तापमान या फिर वर्षा रेनफॉल का आप बोल सकते हो कि बहुत गहरा रिश्ता है। और यही पूरे विश्व का 90%, पूरे वर्ल्ड का 90% यही टेम्परेचर, तापमान या वर्षा रेनफॉल डिसाइड करती है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। तो अब आप और भी पास आइए और थोड़ा सा क्लोज होकर के सोचिए। तो आप दिमाग में लाइए कहाँ पे ये संभावना ज़्यादा है कि रेनफॉल ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा। और टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी पड़ती हो। तो आपके दिमाग के कहाँ पे पड़ती है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए अब देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल मत घबराइए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा रेड कलर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, ये देखिए 0 डिग्री है, मैं जिगजैग रेड कलर से कर रहा हूँ। अब दूसरा मैं कलर लूँगा हल्का सा येलो डार्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब ये 23.5 डिग्री आपका जो है कि साउथ में है, ठीक है, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो है कि आपका 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है।
और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ वाले को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर? और जो सन है मित्रों, अब अलर्ट हो जाइए, जो सूर्य है ये इन्हीं के बीच में पूरे साल, ठीक है, मंडराता रहता है। और ठीक है, ये चीजें हो गई इन्हीं के बीच में 23.5 डिग्री टू नॉर्थ साउथ फ्रॉम इक्वेटर, इन्हीं की। तो यहीं पे आप तो ये अनुमान लगाइएगा ना कि भाई यहीं पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है, प्राकृतिक जो है नेचुरल, तो ये समझिए। फिर उसके बाद अगर हम 23 डिग्री 0.5 से अगर और पोलार की तरफ जाते हैं, मैं यहाँ पे अलग से एक कलर ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर एक अलग तरीके का क्लाइमेट बनेगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पे सन तो नहीं जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लेकर के आइए, आप इसको बोल सकते हो 66.5 डिग्री आपका साउथ, 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ, इस हिसाब से आप कर सकते हो। और लास्ट में अगर आप आएंगे तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि 90 डिग्री आपका साउथ। अब यहाँ पे आप ये कर लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, 90 डिग्री आपका नॉर्थ में होगा। तो यहाँ का ये बीच का मैं यहाँ पे फिर से ब्लैक कलर से करूँगा, ठीक है, इनके बीच का ये आप देख लीजिए पूरा लेकर के इतना जो इसके बीच का एक अलग तरीके का जो है कि आपको क्लाइमेट मिलेगा। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इसके बीच में आपको एक अलग तरीके का क्लाइमेट मिलेगा। फिर इसके बाद आपको एक सेकेंड और मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसके बीच में एक अलग तरीके का आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा। वही प्रक्रिया जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में बात की जा रही, वही प्रक्रिया आपका दक्षिणी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रूप में हम बोल सकते हैं। आई होप कि आप उसको समझेंगे कि मतलब कि ये इसके पीछे रीजन क्या है। क्या रीजन था? टेम्परेचर, रेनफॉल। लेकिन जब आप एडवांस लेवल क्लास पे जाएंगे, अभी तो हम बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, रेनफॉल डिसाइड करता है कहीं का नेचुरल वेजिटेशन। तो अब तो ये हमें लगभग 90% क्लियर हो गया कि नहीं ऐसा ही कुछ होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिवीजन करिए, आगे बढ़े। अब हम आएंगे जो नेचुरल वेजिटेशन है। आप कहेंगे कि चलो अच्छा, जो ब्लैक वाला मार्क किए हैं सर, इसके बीच में इसका नाम क्या है, ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, इसका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, इनका नाम अलग है। ये जब हम पढ़ लेंगे तो आगे फिर हम रीजनल लेवल पे आके डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन। जनरली हम देखिए तीन ग्रुप में डिसाइड कर चुके हैं, तीन ग्रुप में हमने डिसाइड किया है कि वास्तव में नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिवाइड किया जाए। एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा ही कुछ डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें जो सोचने वाली बात है कि अपना इमेजिनेशन बनाएं, आंख बंद करें, पूरे विश्व का मैप हमारे सामने टहल रहा है और हम ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डाउन साइड आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। 23.5 आपका नॉर्थ में पड़ रहा है, 23.5 जो कि साउथ का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सूर्य पूरे साल जो कि घूमता है। तो वहां पे अगर आप करें तो आप बोल सकते हैं ट्रॉपिकल या जैसा। तो जनरली हमने कहा कि जो वेजिटेशन है, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट, इनको हम यहाँ 3 क्लास में कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट हो जा रहा है, जो जंगल है पूरा, जंगल कितने तरह के वो भी करेंगे। दूसरा यहाँ पे आएगा ग्रॉस लैंड,
मैंने कहा ना कि ये घास वगैरह जो होती है। और तीसरा आपका सर्ब है, जो आपका बबूल, नागफनी, एलोवेरा वगैरह जो होते हैं उनका, ना वो घास में आते हैं और ना ही प्लांट उसमें ट्री में आते हैं। आप फॉरेस्ट को ट्री भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जो ट्री हैं, जो यहाँ पे दी गई हैं फॉरेस्ट को लेके, ये दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक भाग आपका ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा टेम्परेट रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। मैं अभी फिर से दिखाता हूं आपको कि क्या मैं बता रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा फिर से, जो कि बनाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ले करके, क्योंकि थोड़ा सा हमें जब इमेजी मैप होता है तो हमें और अच्छा लगता है कि हम इसको और कैसे एनालिसिस करें और आगे चल करके हम चीज़ों को बढ़ाएं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई फॉरेस्ट एरिया और ट्रॉपिकल रीजन 23.5 से लेकर के इसके बीच में है, हमें ये पता हो गया। देखिए हमने क्या कहा, ये आपका 0 डिग्री है और ये यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, और ये जो है आपकी लाइन जा रही है 23.5 डिग्री साउथ है। हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और जो ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये आपका यहाँ से ले करके, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, यहाँ से ले करके आपका, ये आपका बोल सकते हो कि ये कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। बात समझ गए, ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो अब इस एरिया में आप यहाँ पे देखेंगे क्या पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है या ट्री प्लांट है, ये भी दो तरह के होते हैं। प्रकृति की महिमा देखिए, अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और दूसरा जो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस। क्या है, कैसे होते हैं, ये जरूर हम डिसाइड। अब इनमें अंतर अब देखिए क्या होता है। जो एवरग्रीन होते हैं ना, वो कभी भी मुरझाते ही नहीं, हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तापमान और जो है कि वर्षा, पानी पूरे साल मिलता है, पूरा हरा भरा रहते हैं। किसी साल ऐसा है ही नहीं, किसी महीने पूरे साल में, कि इनको पानी और तापमान, इसलिए हरे भरे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। और एवरग्रीन होते हैं। जो दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं बेचारे थोड़े से गरीब होते हैं। किससे? एवरग्रीन से। कितना गरीब होते हैं? ये 3 से 4 महीने होते हैं। कौन सा महीना भैया वो? ये आपका मार्च से लेकर के मई, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने ये बेचारे गरीब होते हैं। ये अच्छा, या गरीब होते हैं तो फिर क्या है मतलब कि इनको ना तापमान भी कम मिलता है और रेनफॉल भी कम मिलती है। तो ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं कुछ महीनों के लिए, फिर उसके बाद नए पत्ते निकलते हैं। जैसे ये शायरी है कि जिस तरह से पेड़ में नए पत्ते आने से पुराने पत्ते छूट जाते हैं, उसी तरह से नए दोस्त आने से पुराने दोस्त छूट जाते हैं। तो वैसे ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट में होता है। ये इस वजह से नहीं छोड़ते, इनको शौक है, ये इनकी मजबूरी है कि अगर पत्ते छोड़ेंगे नहीं पुराने, तो ये जो पुराने पत्ते हैं उनकी जो है खाद्य, जो फूड है, भोजन है, बहुत ज़्यादा होती है, और उतना पेड़ का जो टहनियाँ है पत्तों को प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। नहीं करवा पाती हैं तो वो गुस्सा होकर दूर हो जाते हैं। तो जब वो दूर होते हैं
तो नए पत्ते आने के उनके चांस हो जाते हैं, वो नए पत्ते आ जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पे डेसिडुअस फॉरेस्ट को माना जाता है। हो गया। तो आप ये कहेंगे चलिए ठीक है, आप इन्हीं के बीच में जो है कि आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन टॉपर ट्रॉपिकल जो है कि डिसिडुअस को डिवाइड कर दिए। जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप देखेंगे, जो आपका लैंड एरिया है कोई भी ले लीजिए, जो इसके बीच में आ रही है, इसके बीच में जो आ रहा है कोई भी एरिया ले लीजिए, जो आपका ओशन वाटर का ईस्टर्न कोस्ट और क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे ये सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन जब ओशन का वेस्टर्न कोस्ट और लैंड का ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे डिसिडुअस मिलेगा। जैसे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ला रहा हूं, अब ये वाली एरिया देखेंगे आप, ये क्या है, ट्रॉपिकल, जो एकदम ग्रीन ग्रीन देखा, इक्वेटोरियल वेजिटेशन या फिर ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पे हमेशा पानी मिलता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे जो आपका गुएना गल्फ है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए ये है, अब यहाँ इंडिया पे देख लीजिए यहाँ पे है, और ये वाला पूरा एरिया देख लीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एकदम इक्वेटर के पास है, एकदम माहौल बढ़िया होता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस साइड यहाँ पे इंडिया का, और इस साइड चले आइए तो यहाँ पे क्या होता है, मॉनसून चेंज होता है, कुछ समय के लिए इनको पानी की स्कार्सिटी होती है। मतलब ट्रॉपिकल रीजन पे ही आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस दोनों मिलते हैं। अब हम आएंगे दूसरे वाले पे कि टेम्परेट क्या है। पहले तो टेम्परेट समझ लेते हैं, टेम्परेट रीजन क्या है, फिर उसके बाद इनको हम क्लासिफाई कर लेंगे। और टेम्परेट रीजन के लिए अगर आपको देखना हो तो हम यहाँ पे इरेज करेंगे इसको, फिर उसके बाद जो है कि हम आपके साथ ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल, देखिए टेम्परेट हमने भी ट्रॉपिकल के बारे में डिस्कस कर लिया, डन। अब हम दूसरा चल रहे हैं किस पे, टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अब देखिए, हमने तो इसको ट्रॉपिकल रीजन को क्या माना हमने, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में हम कहते हैं ये ट्रॉपिकल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं दोस्तों, 23.5 से ऊपर, ठीक है, आपका लगभग 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ, और यही जो है कि 66.5 डिग्री आपका साउथ में, ये ए वाला रीजन, इतना लेंगे, ठीक है। इस वाले थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम, हाँ यही रीजन ले लेंगे, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, ये वाला रीजन मतलब 66 और 23.5 के बीच का जो रीजन है, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल, टेम्परेचर अलग अलग होती है, इस हद। अब यही जो है टेम्परेट रीजन, ठीक है, जो टेम्परेट रीजन है इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एक टेम्परेट डेसिडुअस और एक टेम्परेट कोनिफेरस और एक है मेडिटेरियन रीजन। अब देखिए, आपसे एकदम क्लासिफाई कर दिया इसको। अब आप कहेंगे इतने में जो कि कितना पाया जा रहा है, कैसे है, कैसे नहीं, ऐसा नहीं। आप तो एक एक्चुअली मेडिटेरियन रीजन ऑफ द वेजिटेशन या फिर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो डिसाइड हो जा रहा है ना कि आपका मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ पे, तो ये देखिए ना पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से आते हैं। फिर कैनिफेरस है थोड़ा सा, जहाँ पे माउंटेन रेंज डिसिडुअस, और टेम्परेट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इस बात को पता। अब हम आते हैं ग्रॉस पे। देखिए ग्रॉस के लिए अगर हम बात करें, एक ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रॉस है और एक टेम्परेट टाइप है, जैसे स्टेपीज,
फिर उसका वेल्ड, टावोस, प्रेयरी, ये देखिए क्या है, एक टाइप की घास है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रॉसलैंड, सवाना ग्रॉसलैंड, फिर उसके बाद टेम्परेट टाइप ऑफ प्रेयरी टाइप ऑफ द ग्रासलैंड। ये देखिए अब जब एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तब आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं कि जो सर्व में हम करते हैं, एक सेकेंड, सर्व में जो हम इंक्लूड करते हैं, तो सर्व में हॉट एंड कोल्ड दोनों। हॉट में अगर आएंगे डेजर्ट, जो आप रेगिस्तान होता है, सहारा मरुस्थल, तो थार। तो अब कोल्ड में आएंगे तो जैसे मान लिया टुंड्रा या हिमाचल प्रदेश में भी चले जाइए उसी रीजन। तो ये कहने का मतलब है सर्व जहाँ पे ना तो घास होती है और ना ही बड़े बड़े प्लांट। इस बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इससे कन्विंस हुए होंगे। जब एडवांस लेवल पे हम चलेंगे, ठीक है, तो और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ में चाहता हूं कि आपके साथ मैं कुछ जो एनसीईआरटी का, देखिए एनसीईआरटी मैंने खोल रखा था, जो मैं आपको डिस्कस किया हूं यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। सारी चीजें देखिए, जैसे ग्रॉस लैंड है, यहाँ पे हमने कहा ना, देखिए है पेन लिया, ओके पेन है। जैसे मैंने फॉरेस्ट के बारे में, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, ग्रॉस लैंड है, प्रेरी है, पबना है, सर्ब है जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आएंगे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करते हैं, इसको भी हमने बात किया। और हाँ, इसमें जो थोड़ा सा मैं और अगर यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ आपको कि और ये क्या करें, यहाँ पे देखिए काफ़ी हॉट होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हैवी रेनफॉल भी होती है, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद इनका कोई नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर ड्राई रीजन नहीं होता है, तो इस वजह से ये अपने पत्ते वगैरह नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए इनको एवरग्रीन के रूप में माना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए यूपीएससी में कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन के क्लाइमेट को एवरग्रीन बोला जाता है, तो इसलिए बोला जाता है एवरग्रीन, सर्वा हमेशा जो है कि हरा भरा रहने वाला। तो क्यों? क्योंकि वो अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं। क्योंकि पत्ते नहीं इसलिए झाड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे तापमान और रेनफॉल, पानी जो हमेशा जो कि बराबर मिलते रहता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो इनके लकड़ियाँ होती हैं या फिर बोल सकते हो यहाँ पे जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं। आप उसमें समझ सकते हो कि घुस पाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो उनकी कैनोपी। अब कैनोपी की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए कैनोपी जनरली ऐसा वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए कुछ पेड़ होते हैं वो बहुत टॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, टॉलेस्ट होते हैं इतना, कुछ ऐसे होते हैं छोटे होते हैं उनसे, कुछ होते हैं थोड़ा सा छोटे होते हैं, इनसे छोटे होते हैं, फिर इनसे छोटे होते हैं, फिर इनसे छोटे। तो कहने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हो ही नहीं पाते हैं इस हिसाब से कि नहीं आप आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ पाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से आप हमेशा जो कि इस बात को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज करिए कि नहीं आपको कैसे क्या करना है। अब इस हिसाब से आगे अगर हम बात करते हैं कि आगे जो क्लाइमेट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट का पाया जाता है, जैसे यहाँ पे जो लकड़ियाँ वगैरह होती है ना, लकड़ियाँ काफ़ी जो कि इस तरह की होती है, जैसे रोज वुड होता है, ओबिल होता है, महोगनी होती हैं। अब एक तरह से बोल सकते हो कि इनका काफ़ी यूजफुल होता है, बट इनको काटा पीटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनका उस कैनोपी घने जंगल से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल। फिर आज ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जनरली इंडिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं और अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन में पाए जाते हैं। और इनमें अगर हम ट्री की बात करते हैं, जैसे साल, सागवान, सेकुआ होता है वो पाया जाता है, नीम पाया जाता है, शीशम का जो पेड़ होता है, ये सारे। और ये जो पेड़ होते हैं ना बहुत यूजफुल होते हैं, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं होते। जैसे शीशम का पेड़, लोग शौक होता है साग, सागवान, सेकुआ वगैरह का दरवाजा विंडो लगाना, फर्नीचर बनवाना, इतना वेल मेंटेन। या जामुन जो होती है, ठीक है, तो जामुन देखिए ये कहा जाता है ना, जो जामुन का लकड़ी होती है ना वो कभी सड़ती नहीं है, कितने भी पानी में डाल दीजिए वो सड़ेगी नहीं, उसकी यही फीचर्स है। और ये भी सत्य है कि उससे ज़्यादा कोई कमज़ोर लकड़ी नहीं होती। जब आप जामुन होता है पेड़ पे चढ़िए तो मम्मी पापा दादी कहती पेड़ पे मत चढ़ना, इसकी जो डाल है बहुत कमज़ोर होती। पर दूसरी तरफ जो जामुन की होती है वो पेड़ में पानी में सड़ती नहीं है। जब पहले कुआं बनाया जाता था ना, तो कुआं जब बनाया जाता उसमें लकड़ी यूज होती थी कुछ कुछ जगह, तो ये जामुन की लकड़ी को ज़्यादा प्रेफर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको पानी के अंदर रहना है,
पानी के अंदर आप किसी और पेड़ का लकड़ी डालेंगे वो सड़ जाएंगे, लेकिन जामुन की नहीं सड़ती है। तो अब यहाँ पे उसके बाद कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, एलिफेंट वगैरह होती हैं, लागून, मोंक वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, फिर हमने लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि कैसे करना था। अगर मेडिटेरियन की बात करते हैं तो मेडिटेरियन में देखिए आप मेडिटेरियन रीजन का जो है वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन वही नहीं और भी जगह कुछ जगह मेडिटेरियन टाइप ऑफ द क्लाइमेट पाई जाती है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो मेडिटेरियन में है वो प्लांट होते हैं जो साइट्रस होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जो वाइन वगैरह के लिए यूज होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज, मौसम्बी, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे जो कि आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने लगभग वही चीज़ डिस्कस कर लिया डिटेल में जो हमने पहले भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। कोई भी अगर डाउट्स होता है, डाउट्स मुझे जहाँ तक लगता है कि आप और एडवांसमेंट में खोजेंगे। धैर्य रखिए, जब 11th की एनसीईआरटी में डिस्कस करूंगा तो उसमें और डेप्थ में जाऊंगा। फिर जब रेफरेंस बुक जेसी लियोंग डिस्कस करूंगा उसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू मैम डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।